चलो कहां तक पढ़ा था? हाँ, पॉलिंग स्केल ना। नेक्स्ट लिखो रिलेशन। देखो सेम एलिमेंट के लिए अगर हम मुलेकन स्केल और दूसरा पॉलिंग स्केल, इस पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालें तो एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग स्केल पर अलग अलग आएगी। अब इन दोनों में हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। एक लाइन लिखो, रिलेशन बिटवीन Mulliken's scale and Pauling scale एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू obtained from Mulliken scale is 2.8 times more than electronegativity value obtained from Pauling scale इसका मतलब क्या लिखा है कि जैसे मुलेकन स्केल पर अगर हम निकालेंगे तो पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी उसका 2.8 टाइम्स हमारा मुलेकन स्केल पर आएगी, सेम एलिमेंट के लिए यही लिखा हुआ है। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट मुलेकन स्केल डिवाइड बाय 2.8। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि मुलेकन स्केल का इसमें फॉर्मूला रख दो। मुलेकन स्केल का अगर आप इसमें फॉर्मूला रख दोगे तो पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 इंटू 2.8। बात समझ में आया? तो यहां पर कई बार वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देके एलिमेंट की उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा आपसे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते होंगे। हमें लगेगा कि ये फॉर्मूला तो मुलेकन के लिए लगता है, लेकिन अब ये फॉर्मूला किसके लिए भी लग सकता है? पॉलिंग स्केल के लिए। ये रिलेशन याद रख लो, अपने आप लग जाएगा कि मुलेकन स्केल पर जो वैल्यू आएगी एलिमेंट की वो 2.8 टाइम्स आएगी किसके? पॉलिंग स्केल के। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? लिख लें। लिख लिया? चलें अब देखो, एक और स्केल की बात कर लेते हैं हम।
एलरेड रचाओ स्केल, लिख लो ये, नाम लिख लो एलरेड रचाओ स्केल। ये तीसरी स्केल है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। लिखो, he considered he considered he considered he considered Coulomb force he considered Coulomb force as the factor as the factor as the factor for electronegativity, factor for electronegativity, factor for electronegativity। देखो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलरेड रचाओ स्केल पर कितनी आएगी, 0.359 जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव किसका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन का, अपॉन में कोवेलेंट रेडियस, अपॉन में कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर, ये आएगा एलरेड रचाओ स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, कभी नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन एट बाउंड्री, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन एट बाउंड्री, और आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। ये बात समझ में आया, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इन एंगस्ट्रॉम, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इन एंगस्ट्रॉम, लिख लें। चलें, लिख लिया। अब अगर हम देखते हैं सेम एलिमेंट के लिए पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी और एलरेड रचाओ पर जो आई होगी, एलरेड रचाओ में 0.744 जोड़ दो, 0.744 जोड़ दोगे तो वो किसके लिए आ जाएगी, पॉलिंग स्केल। तो एक बात हम यहां पर लिख सकते हैं, फॉर सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आएगी, मुलेकन स्केल की, क्योंकि मुलेकन तो पॉलिंग से भी बड़ा है
और पॉलिंग एलरेड से बड़ा है, तो एलरेड सबसे छोटा हो गया ना, आता है समझ। तो मोलेकन स्केल की सबसे ज्यादा क्योंकि 2.8 टाइम्स है वो, फिर पॉलिंग स्केल, फिर एलरेड रचाओ। क्लियर है, लिख लें। चले, तो ये तीनों स्केल्स पर बात हो गया, कंपैरिजंस का भी बात हो गया। मेनली एलरेड रचाओ स्केल पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेनली दो पर ही पूछा जाएगा। कौन कौन? मोलेकन्स और पॉलिंग स्केल पर, ठीक है ना। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन। ये बात समझ में आया? चले आगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला लिखो पॉजिटिव चार्ज, पहला लिखो पॉजिटिव चार्ज, पहला लिखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिखो। एज positive charge on cation increases z effective on cation increases, ये समझ में आता है हमको। सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो z effective बढ़ता जाएगा। z effective on cation increases, in this way electronegativity value of cation is more than parent atom, of cation is more than parent atom, is more than parent atom, and electronegativity value of anion is less than respective element, is less than respective element, less than respective element। जैसे Pb+2 और Pb+4, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Pb+4 की ज्यादा होगी। सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव था ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं Sn+2 और Sn+4, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +4 की ज्यादा होगी। उसके बाद Fe+2 और Fe+3 ये हो जाएगा, और I पॉजिटिव I नेगेटिव ये हो जाएगा। क्लियर है? सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। बात समझ में आया? लिख लें ये।
चलें नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट, हाँ मतलब हेडिंग टाइप डाल लो, वो चल रहा है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ये नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट लिखो, when surrounding atom is more electronegative, than central atom, more electronegative than central atom, then it will create positive charge on central atom, positive charge on central atom. लिखो आगे इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू of central atom increases due to having positive charge on it, due to having positive charge on it. जैसे बच्चों CH4 और एक लिखा है आपके पास CCl4, तो यहां पर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की, तो कार्बन अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहां पर ये ऐसा हुआ होगा, क्लियर है? और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी कार्बन की। किसकी? कार्बन की। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन CH4 और CCl4 किसकी ज्यादा होगी? CCl4। समझ में आ पा रहा है आपको? और अगर इसी तरीके से हमने लिखा CCl4 और CF4, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, लेकिन ज्यादा फ्लोरीन क्रिएट करेगा, तो इस पर डेल पॉजिटिव ऐसा और इस पर डेल डैश पॉजिटिव ऐसा, आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आया? तो सेंट्रल एटम से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगेगा उतना ज्यादा वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर भी फिर से लिख सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन CCl4 और CF4, ये CF4। क्लियर? लिख लें। अच्छा, जूम किससे होगा? हाँ, मूव। अच्छा, अब ठीक है, थोड़ा मैं और बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, है ना?
जल्दी से लिख लें। चले आगे, नेक्स्ट लिखो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों एक बात समझो, हुआ क्या, जैसे हमने कहा कि Na और Cl इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बना, तो आयनिक बॉन्ड किसके कारण बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, है ना, मतलब जो NaCl बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बना होगा, तो Na पॉजिटिव रहा होगा और Cl नेगेटिव रहा होगा, यही होता है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। मैंने अभी पढ़ाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसक जाएगा, इस साइड खिसक जाएगा, तो ये डेल पॉजिटिव बन जाएगा और ये डेल नेगेटिव बन जाएगा। आ पा रहा है? तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में भी चार्जेस आ रहे हैं, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर आ रहा है इसके अंदर भी। और आयनिक बॉन्ड के अंदर भी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड हो जाती है, तो इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है क्योंकि शेयरिंग टाइप कैरेक्टर आ रहा है। तो ना तो आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक है, ना कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट है, तो पता कैसे चलेगा? उसके लिए एक कंसेप्ट सीखते हैं आगे, एक कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखेंगे, एक यहां सीख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहला लिखो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, experimentally it has been observed that no chemical bond is 100% ionic. No chemical bond is 100% ionic and 100% covalent. Ionic and 100% covalent. All chemical bonds are intermediates of
ionic and covalent bond are ionic and intermediates of ionic and chemical bond. Oh sorry, covalent bond. Intermediates of ionic and covalent bond सब इसके बीच में ही होते हैं, ना तो 100% ionic है कोई, ना 100% covalent है. आगे लिखो, nature of chemical bond, nature of chemical bond can be predicted by calculating electronegativity difference of bonded atoms as follows. देखो बच्चों, ये हम निकालते हैं हैने एंड स्मिथ इक्वेशन. एक हैने और स्मिथ ने मिलके एक इक्वेशन दिया कि भैया किसी भी बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, उसकी वैल्यू निकलेगी 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर. ठीक है ना, XA माइनस XB का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा. समझ में आ रहा है? अब XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर. अब कोई अगर मान लो इस वैल्यू को मुझे 50% चाहिए, इस वैल्यू को मुझे 50% चाहिए. इफ बॉन्ड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आना चाहिए दैट इज डेल्टा EN, इसकी वैल्यू 2.1 आनी चाहिए. और ये जो 2.1 वैल्यू आनी चाहिए, ये डिफरेंस कहां पर आना चाहिए? मुलिकन्स स्केल पर. ये डिफरेंस कहां पर आना चाहिए? मुलिकन्स स्केल पर. क्लियर है ना? मतलब इसमें 2.1 वैल्यू डाल दोगे तो 50% आ जाएगा. समझ में आया? अरे समझ गए ना? अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में. कोवेलेंट कब बनता है? कम हो. एग्जैक्ट 50% के लिए 2.1 चाहिए. अब इफ XA माइनस XB दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 2.1, तो बॉन्ड हम कहेंगे किसकी साइड चला गया? आयनिक की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 से भी बढ़ गई ना. तो हम कहेंगे कि देन बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक. क्लियर है? समझ गए? अरे समझे? और इफ XA माइनस XB 2.1 से कम, देन बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली मतलब 50% से ज्यादा. ये किस जैसा? कोवेलेंट. ये कहानी बन गई. बोलो आया समझ क्या कहा मैंने? कोई तकलीफ आपको? तो ये एक इक्वेशन दिया गया कि भैया किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है. समझ में आया? लिख लें. एक ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी मान सकते हैं हम. बात समझ में आया ना? हाँ बोलो. क्या? नहीं, हो सकता है निकालना भी पड़े, तो इक्वेशन याद रख लो. हाँ, एक मैं निकाल के दिखा दूं. देखो इधर उसने कहा मान लो x और y है. ठीक है, x और y में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.9 है.
तो जो डेल्टा En है वो हमारा कितना आ जाएगा 0.9। तो इसमें 0.9 x माइनस एक्स भी इक्वल टू 0.9, या 0.9 का स्क्वायर रख देना, तो जो परसेंटेज आएगा वो आइनेक आ जाएगा। अब मान लो ये वैल्यू, ये इतनी वैल्यू 27 आती है, तो आइनेक 27 हो गया तो 73% कोवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? अब तकलीफ दूर है, लिख लेंगे। और बताओ, और कुछ बताना है? हाँ बता दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सुबह आ रहे हो तुम आजकल? आज तो नहीं दिखे थे तुम मेरे को, क्यों लेट उठे होगे तुम? ट्रेन लेट थी? कौन सी ट्रेन? उत्कल? तो सचखंड से नहीं आए तुम? हाँ ज्यादा जल्दी आ जाती है वो, तो फिर इधर टाइम वेस्ट हो जाता होगा। ऐसा कुछ बना लो ना, ये जब आया करे वहां से तो साथ में आ जाओ तुम, टाइम बच जाएगा। तुम किससे, एक्टिवा से आते हो ना तुम? तो ऑटो से आते हो तुम? तो तुम तो 2 किलोमीटर पैदल चलते हो। तभी तो चलता हूँ सर, ऑटो से आता हूँ। अच्छा, तो बाहर से मिलता है ऑटो? ऐसा तुम कहाँ रहते हो यार, 2 किलोमीटर क्यों चलना पड़ता है तुमको? डीडी नगर से आदित्यपुरम के अंदर चलता नहीं है ना। अच्छा, तो वो टेम्पू? सर टेम्पो नहीं चलते सर अभी। आद 4 नंबर तो डीडी नगर से चलता है, आदित्यपुरम में रहता हूँ, वहाँ से डीडी नगर आना पड़ता है। अच्छा, तो पैदल पैदल आते हो, फिर उधर से टेम्पू पकड़ के स्टेशन, स्टेशन ना, फिर वहाँ से सर यहाँ पे छोड़ते हैं सर, इधर से बाहर जाके सर एसपी ऑफिस, हाँ। फिर वहां से पैदल। बहुत संघर्ष है तुम्हारा। हाँ नहीं, जितनी देर में तुम आते होगे उतनी देर में डबरा से आ जाता होगा, बात बराबर ही होगी, वो डिफरेंस थोड़ी होगा। क्यों, कितना आधा घंटा लगता होगा डबरा से? 40 मिनट। चलें, लिख लिया? चलें क्या? हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। ये बात समझ गए ना? पहला एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन लिखो। बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, behavior of compound in H2O, in H2O having OH linkage, behavior of compound in H2O having OH linkage, having OH linkage, having OH linkage, having OH linkage। देखो इधर बच्चों, जैसे X O और ये H ऐसा लिखा है, ठीक है? एसिड्स क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव दें, यही तो होते हैं। पानी में जाके जो H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड होते हैं, और पानी में जाके जो OH नेगेटिव देते हैं वो बेस होते हैं। अब एक बात समझो, आप थोड़ा समझना, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड अगर टूटता है तो H पॉजिटिव गया तो एसिड हुआ, ये बॉन्ड टूटता है तो OH नेगेटिव गया तो बेस का काम करेगा।
ये डिपेंड करेगा किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है 2.1, इसकी वेरिएबल है। तो पता है आपको, जैसे इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है 1.4, मान लेते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 1.8, तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन छीनने में ज्यादा आसानी रहेगी ऑक्सीजन को, इससे या इससे? तो एक्स से, क्योंकि एक्स जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतनी ताकत कम खुद के भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के लिए। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये किसका काम करेगा, बेस का। और यही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हो गई मान लो 3, तो ये नहीं निकाल पाएगा आसानी से, तो ये निकलेगा। ये बात समझ में आया? तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ यहाँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस मैं मान लेता हूँ ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव ही आएगा एक्स। अगर इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये जैसे 1.8 आया था, तो डेफिनेटली 1.4 से ज्यादा, 1.4 से ज्यादा, तो 1.4 से ज्यादा अगर डिफरेंस आएगा तो हमारा कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो देन कंपाउंड विल एक्ट एज बेस। क्लियर है? अरे समझ गए? ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो OH नेगेटिव निकल जाएगा ना, इधर से बॉन्ड तोड़ के सीधे निकल जाएगा OH नेगेटिव, ये ऐसे टूट जाएगा ना। ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन छीन के जाना है, इससे छीनना आसान है इसलिए। और ये हमारा लेसर देन 1.4 हुआ, तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देन कंपाउंड विल एक्ट एज एसिड, कंपाउंड विल एक्ट एज एसिड। क्लियर है? जैसे एक बात समझो, ClOH है तो ये 3 होता है, ये किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इससे, तो ये किसका काम करेगा, एसिड का। और एक्चुअल में ये नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल अगर लगेगा तो वो एसिड का काम करेगा। और यही अगर हमारे पास TlOH लिखा है, मेटल है ये, थैलियम, बात समझ में आ रही है? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो काफी कम होगी, तो ये कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यही वाला बॉन्ड टूट जाएगा। किसका काम करेगा, बेस का। लिख लें। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल जाएगा किसका काम करेगा, OH लिंकेज वाला कंपाउंड।
चलें, लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों, जनरली अगर किसी भी कंपाउंड को हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी को क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट, और उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? सॉल्यूट। ये बात समझ में आती है? किसी भी चीज को जैसे हमने पानी में डाल दिया तो पानी को हम एक्सेस में मानते हैं, तो पानी क्या हो जाता है? सॉल्वेंट, और वो क्या हो जाता है? सॉल्यूट, है ना? तो एक लाइन लिखो, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ, dissolution of any compound, dissolution of any compound in water, in water। कोई भी कंपाउंड पानी में ज्यादा सॉल्युबल तभी हो पाएगा जब सॉल्यूट, सॉल्वेंट interaction, solute solvent interaction is greater than solvent solvent and solute solute। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब किसी भी सॉल्यूट को पानी के अंदर डाला तो वो जो सॉल्यूट है पानी के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करे, उतने अच्छे से इंटरेक्शन हो, उसका इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो कि पानी का पानी के साथ उतना अच्छा इंटरेक्शन ना हो, और जो कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन उतना अच्छा ना हो। मतलब जिन दो चीजों को हम मिला रहे हैं उन दो चीजों में इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। तब हम कह पाएंगे देन गिवन कंपाउंड is completely, then given compound is completely water soluble। समझ गए? समझे ना? लिख लें। चलें, लिख लिया। अब देखो, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये बात समझ में आती है? जनरली पानी के अंदर कौन सॉल्युबल ज्यादा होता है? आयनिक कंपाउंड्स। इतना तो आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, लिखो एक लाइन। in general ionic salts are water soluble। in general ionic salts are water soluble and
कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। जनरली ये होता है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल। आयनिक कंपाउंड मेनली किस किस के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, एस के, पी के और ओ सॉरी एस, डी और एफ मेटल्स होते हैं सारे, पी में ऊपर वाले नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड के लिए एक लाइन खींचा था हमने, जिगजैग लाइन, सब आता है ना, अरे कभी पढ़ा होगा ना हमने, पता है ना, हाँ ठीक है। देखो इधर, नहीं पता तो भी ठीक है ना, तो आप याद ही नहीं कर पाओगे ना। देखो, इफ हाइड्रेशन एनर्जी is greater than lattice energy, greater than lattice energy, then given ionic compound is completely water soluble, और हाइड्रेशन एनर्जी less than lattice energy, then given ionic compound is water insoluble or sparingly soluble, लिखना ही है। अब यहां पर दो नए टर्म है, ये सीखने हमको, पहला हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा लैटाइस एनर्जी, लिखो ये। चलें, मैम 12th IIT में कल मेरी क्लास लगी हुई है, हाँ मैं संडे को लूंगा, कल की मैथ ही लगा देना। पता नहीं, बच्चे तो बोल रहे थे कल मेरी उसमें होगी 11th नीट में, चेंज करा दो अभी सर से, चेंज करा दो, हाँ।
चलें? नेक्स्ट, अब यहां पर दो नए टर्म्स हैं, इनकी बात करनी है हमें। देखो लेटाइस एनर्जी क्या होता है ये पढ़ते हैं। ये मेनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी लिखो, amount of energy required, amount of energy required, energy required to break amount of energy required to break 1 mole of ionic solid lattice, 1 mole of ionic solid lattice into its gaseous cation and anion, gaseous cation and anion, gaseous cation and anion is named as lattice energy, named as lattice energy, lattice energy and vice versa, lattice energy and vice versa, lattice energy and vice versa, vice versa. And vice versa. It means lattice energy may be with positive sign, may be with positive sign, with positive sign or negative sign, or negative sign, और नेगेटिव साइन। देखो बच्चों लेटाइस एनर्जी क्या होता है समझना। जैसे मान लो NaCl सॉलिड है और NaCl सॉलिड 1 मोल है। NaCl सॉलिड कितना है 1 मोल। 1 मोल का मतलब समझते हैं ना, NaCl के 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है Na का मतलब क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23। 1 मोल का मतलब इतना नंबर होता है, बस एक नंबर है उसे 1 मोल कहा जाता है, that is 6.022 into 10 to the power 23। तो 1 मोल NaCl सॉलिड को Na पॉजिटिव अलग कर लो सारे और Cl नेगेटिव अलग कर लो सारे, ये हमारा लेटाइस एनर्जी होगी। और इस पूरे प्रोसेस को अलग करने में एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी को क्या कहा जाएगा लेटाइस एनर्जी। समझ में आया? तो लेटाइस एनर्जी आज से क्या याद रखना है, मेरे पास आयनिक सॉलिड के लिए ही डिफाइन करनी है। 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में अलग अलग करने में जो एनर्जी खर्च होगी उसे क्या कहा जाएगा लेटाइस एनर्जी। उल्टा भी कहा जाता है, 1 मोल गैसियस कैटायन पड़ा है, 1 मोल गैसियस एनायन पड़ा है, इनको मिलाकर जब आयनिक सॉलिड लेटाइस बनाया जाएगा तो उसे भी लेटाइस एनर्जी कहा जाएगा। लेकिन उस टाइम पर लेटाइस एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। अरे उल्टा कर देंगे तो लेटाइस एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आया क्या कहा मैंने, उसमें लिखा है ना एंड वाइस वर्सा। इसलिए अगर इस प्रोसेस में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, इस प्रोसेस में बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? लिख लें। और लेटाइस एनर्जी किसके लिए निकालेंगे हम, सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के लिए। लेटाइस एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इंटू, बाद में लिख लेना और समझ लो, चार्ज ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन अपॉन में रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये लेटाइस एनर्जी का फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई होगी। ये लेटाइस एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला। क्लियर है? ये लेटाइस एनर्जी का फॉर्मूला है, K को कहा जाता है पैकिंग कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा तो इस पर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है
चार्ज ऑफ कैटायन, और ये क्या है, चार्ज ऑफ एनायन। ये क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन, और ये क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। लिख लें। चले आगे। लिख लिया। अब जैसे मान लो मुझे लेटाइस एनर्जी कंपेयर करना है, तो लेटाइस एनर्जी अगर कंपेयर करना है तो कुछ बातें समझना है यहाँ। NaF MgF2 और AlF3, ठीक है। एक बात समझो यहाँ, जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं ना, एल्कलाइन मेटल्स पर हमेशा चार्ज +1 होता है। बात समझे? एल्कलाइन मेटल्स कौन कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर हमेशा चार्ज +2 होता है, और इस पर हमेशा चार्ज +3 होता है, ठीक है। और हैलोजन पर चार्ज हमेशा -1 होगा अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है। बात समझ में आया? एक्चुअल में कोई भी अगर फॉर्मूला बनता है तो इस तरीके से ही बना होगा। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज रहा होगा, फ्लोरीन पे -1, इनके मैग्नीट्यूड के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है फॉर्मूला। क्लियर है क्या कहा मैंने? एल्कलाइन मेटल्स पर +1 चार्ज फिक्स हमेशा, क्लियर है। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बात समझ में आया? इन पर हमेशा +2 और एल्यूमिनियम पर हमेशा +3। अब एक बात सोचो आप, यहां पर चार्ज वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है तो हम लेटाइस एनर्जी का आंसर अकॉर्डिंग टू चार्ज ही देंगे। चार्ज वेरी करेगा तो हमेशा चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। तो यहां पर देखो चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कैटायन इनटू एनायन, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, तो लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर भी ये आ जाएगा। क्लियर है क्या कहा मैंने? लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर भी ये आ जाएगा। क्लियर है? फिर से समझा देता हूं, देखो इधर यहां पर एल्कलाइन मेटल है, एल्कलाइन मेटल पे चार्ज +1 होता है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल पर चार्ज +2 होता है, ये एल्यूमिनियम पर चार्ज हमेशा +3 होता है, और हैलोजन आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा चार्ज -1 होगा। ये बात समझ में आया? ये धीरे धीरे भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो और आता जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है LiF, Li2O और Li3N। अब ये एल्कलाइन मेटल है तो लिथियम तो फिक्स है, कितना +1 +1 और ये
+1 क्योंकि एल्कलाइन मेटल है। अब मान लो यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन तो हम जानते हैं -1 होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन -3, फिर से आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो यार, समझ गए? मान लो किसी को नाइट्रोजन का नहीं पता, तो लिथियम का +1 पता था, नाइट्रोजन का X लिख लो। अब नाइट्रोजन का आपने X लिख लिया तो ये, तो देखो जरा इस पे ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है Li3n पे? 0। अरे 0 दिख रहा है ना ओवरऑल। तो यहां पर मैं 3 इंटू कितना लिख सकता हूं? +1, एक का 3 इंटू +1 प्लस नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू एक्स बराबर कितना लिख लो 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। समझ में आया? तो मैं एक का पता हो ना दोनों में से तो दूसरे का निकाला जा सकता है। जैसे अगर यहां पर Li2O लिखा हो तो लिथियम हो गया +1, मान लेते हैं इसका नहीं पता, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू +1 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 0, तो x बराबर -2 ऐसे होगा। क्लियर है? समझ गए आप? ये जरूरी नहीं है कि एनायन का, अगर यहां पर एनायन का पता हो तो कैटायन का निकाल सकते हैं इस तरीके से, और कैटायन का पता हो तो एनायन का। ओवरऑल 0 क्या लिख रहा हूं क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। अरे बोलो यार, आया समझ क्या कहा मैंने? लिख लें। ये थोड़ा सा घर पर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है ना, पढ़ लेंगे ना। जाके पढ़ोगे तुम? हाँ, 1 घंटे, फिर सो जाओगे, फिर डायरेक्ट कोचिंग आ जाओगे सुबह? हाँ, बस यहीं पढ़ोगे, फिर घर पे नहीं पढ़ोगे सुबह उठ के? उठ जाता हूँ तो मतलब क्या उठते नहीं हो? कब छूटा अभी रिसेंट में? इस हफ्ते में कब छूटा? इस हफ्ते में सर मंडे छूट गया, ट्यूसडे छूट गया, वेडनेसडे छूट गया। नहीं सर, मंडे को छूट गया। हाँ, मंडे को छूट गया था, नहीं उठ पाई? उस दिन नहीं उठ पाया था सर, उसके पेपर थक गए थे वगैरह संडे को? हाँ थक गए थे क्यों? सर, पेपर था सर, उसके बाद घर पे पेपर था। घर पे? सर मम्मी कहीं लेके चली गई थी सर। देख लिया? चलें आगे? चलें? देखो अब जैसे मेरे पास लिखा है LiF NaF KF RBF CSF, ठीक है? अब एल्कलाइन मेटल पे तो चार्ज फिक्स है, +1 ही होगा, है ना? और हेलोजन पे भी चार्ज
-1 ही होगा। ठीक है, क्या करेंगे अब, साइज से आंसर दिया जाएगा क्योंकि चार्ज तो सबका सेम है, तो साइज से आंसर देंगे तो साइज नीचे आ रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एनायन तो सेम है, कैटायन की रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी तो रेडियस का वो जो एडिशन है वो बढ़ता जाएगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा। क्लियर है, समझ गए ना कैसे कंपेयर करना है। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है KF KCl KBr KI, ये +1 ये -1, ये +1 ये -1, ये +1 ये -1, ये +1 ये -1। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चार्जेस तो सेम है, चार्जेस सेम है तो कैसे करूँगा, रेडियस से बढ़ती जाएगी तो ये ऑर्डर आ जाएगा। और मान लो चार्ज और साइज दोनों वेरी होता है तो हम किस फैक्टर से आंसर देंगे, चार्ज से। ये बात समझ में आया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि अगर दोनों में हम कभी फंसते हैं तो चार्ज फैक्टर ग्रेटर देन साइज फैक्टर, चार्ज फैक्टर ग्रेटर देन साइज फैक्टर। क्लियर है, लिख लेंगे। समझ गए, तो ये लैटिस एनर्जी की बात हुई, समझ में आया ना कैसे करना है लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड energy released when 1 mole of gaseous cation and anion, 1 mole of gaseous cation and anion are completely dissolved in water, are completely dissolved in water, dissolved in water is called hydration energy, is called hydration energy, hydration energy, hydration energy, energy. It always carry, is always carry, it always carry negative sign, it always carry negative sign। देखो बच्चों, जैसे Na पॉजिटिव गैस है, Na पॉजिटिव गैस पानी में डिसॉल्व हो गया, XH2O लिक्विड पानी में डिसॉल्व हो गया, तो यहां पर
ये हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव पानी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी इंटरेक्शंस बनते हैं या बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। इसी तरीके से Cl नेगेटिव गैस प्लस X H2O लिक्विड, तो यहां पर ये हमारा क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव एक्वस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव एक्वस। अब ये हमारा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर लेटाइस एनर्जी लग रही थी और ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये बात समझ में आया? इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है 1 मोल के अंदर, वो मान लेते हैं -x हो रही है। इसके अंदर कितनी हो रही है, -y हो रही है। तो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी कितनी हो रही है, -x और -y, इतनी रिलीज हो रही होगी। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर -x + y। क्लियर? समझ गए? कोई तकलीफ है? अरे समझे, ये कहानी बनेगी, है ना। तो यहां पर एक बात मैंने आपको लिखवाया था, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी, तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, ये लिखवाया था ना आपको। आप एक बात सोचो, मैंने कोई भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला तो सबसे पहले तो वो टूटेगा। टूटने में क्या करना है, एनर्जी लगेगी लेटाइस एनर्जी के बराबर, 1 मोल ही डाला है, लेटाइस एनर्जी के बराबर एनर्जी लग गई। फिर आयंस पानी में डिसॉल्व होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को क्या कहा, हाइड्रेशन एनर्जी। हमेशा केमिस्ट्री के अंदर वो प्रोसेस फेवरेबल होता है जिसमें एनर्जी लगने वाली कम होनी चाहिए, रिलीज होने वाली ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए लिखा है वहां हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटाइस एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड बढ़िया डिसॉल्व हो जाएगा, और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? इस तरीके से किया जाता है, लिख लें। चलें, समझ पा रहे हैं ना क्या चल रहा है? ये हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की। किसकी बात हो रही है, ये आयनिक कंपाउंड्स की, लिख लिया होगा। अब एक बात समझो, फॉर एन आयन हाइड्रेशन एनर्जी directly proportional to charge density, directly proportional to charge density। बच्चों मास डेंसिटी तो आपने पढ़ाई है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी जैसे डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम ना, वो मास डेंसिटी कहते हैं उसको। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज चार्ज ऑफ आयन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आयन। क्लियर है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिख लें।
जैसे लिख लिया ये Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और Cs पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मुझे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। आप एक बात सोचो, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज तो सबका सेम है, +1 +1 +1 +1। साइज सबसे बड़ा किसका है? सीजियम का। सीजियम का साइज अगर सबसे बड़ा होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम रिलीज होगी। इसका मतलब ये है कि Li पॉजिटिव को पानी में डालो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, और सीजियम को पानी में डालेंगे तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। बात समझ में आया? इसको हम ऐसे भी समझते हैं, जैसे Li पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव को जब आपने पानी में डाला होगा तो कई सारी लेयर्स बना लेगा ये पानी के साथ, ऐसा कई सारी लेयर्स ये किसके साथ बना लेगा? पानी के साथ। तो ये क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे इंटरेक्ट कर लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ये इस तरीके से बना लेगा। बात समझ में आया? ऐसा कुछ। ऐसा कुछ, फिर ये ऐसा। समझ में आ रहा है? और सीजियम ज्यादा नहीं बना पाएगा, सीजियम हो सकता है कि एक ही लेयर बना के रह जाए पानी की। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इस तरीके से कुछ चल रहा होगा। इसी तरीके से जैसे मेरे पास लिखा हुआ होता F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, तो क्या होता है यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज तो सेम है, फिर से ये ऑर्डर आ जाता। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? समझे ना ये बात? लिखें जल्दी से। अब मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी और कम किसकी होगी। समझ में आया? लिख लिया? लिख लिया? नॉर्मली अगर हटा दूं ये, हटा दूं ये, जैसे मेरे से पूछा जाता Li पॉजिटिव गैस, Na पॉजिटिव गैस, K पॉजिटिव गैस, Rb पॉजिटिव गैस और Cs पॉजिटिव गैस, तो साइज का ऑर्डर यही होता। ये बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है, डाउन द ग्रुप बढ़ता ही है साइज, है ना?
लेकिन अगर Li पॉजिटिव एक्वस पूछा जाता, Na पॉजिटिव एक्वस पूछा जाता, K पॉजिटिव एक्वस पूछा जाता, Rb पॉजिटिव एक्वस और CS पॉजिटिव एक्वस, तो इसके अंदर इस साइज को हाइड्रेटेड साइज भी कह सकते हैं, पानी के साथ जब जुड़ के साइज बनेगा ओवरऑल। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस केस में साइज का ऑर्डर ये होगा। अभी मैंने आपको बताया पानी के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड कौन होगा? लिथियम। लिथियम कई सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड होकर चल रहा होगा, सबसे बड़ा होगा। समझ गए क्या कहा मैंने? उसके बाद F नेगेटिव गैस, Cl नेगेटिव गैस, Br नेगेटिव गैस और I नेगेटिव गैस, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर मेरे पास F नेगेटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, Br नेगेटिव एक्वस और I नेगेटिव एक्वस, ये साइजेस को फिर से क्या कहा जाएगा? हाइड्रेटेड साइज। तो यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो ये आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था आपको? लेटाइस एनर्जी। उसके बाद दूसरा सिखाया हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा मीन चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पानी मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होगा तो उतना बड़ा हो जाएगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? गैस में तो पानी के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो सकता, तो जो हमने ऑर्डर पढ़ा है आयनिक साइजेस का वो गैसियस मीडियम में है, ना कि एक्वस में है। ये बात समझ में आया? अब कुछ नहीं कहा तो हम फिर गैस के अकॉर्डिंग ही आंसर दो आप साइजेस वगैरह के। लेकिन अगर ऐसे बोल रहा है और वो हाइड्रेटेड साइज बोलेगा आपको, तो हाइड्रेटेड साइज के अकॉर्डिंग आंसर दे दो। क्लियर है? लिख लें। कैसा? नहीं नहीं ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। क्या? हाँ लेकिन मिली में इन्हीं के लिए बात की जाएगी, तो इसलिए मैंने इनकी बात की है। इन्हीं का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इतना रखते हैं, ठीक है? ये सब आप अच्छे से पढ़कर